नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अपराधी कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना करे, लेकिन मौके पर कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। ऐसे ही एक ब्लाइंड मर्डर केस का कानपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस। 2 दिन पहले मंगलवार के दिन इस केस का खुलासा हुआ है और जब इस केस का खुलासा हुआ तब पुलिस ने बताया कि 357 दिन पहले कानपुर में एक लावारिस लाश मिली थी। इसी के सूचना के बाद पुलिस लावारिस लाश के पास पहुंचती है और लाश की तलाशी लेती है ताकि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उस लाश की पहचान हो पाए। पुलिस तलाशी करती है लेकिन उस लाश के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उस लाश की पहचान हो पाए। आईडी प्रूफ, मोबाइल, या कई बार आपने सुना होगा कि लावारिस लाश के कपड़े पर जो स्टिकर लगा होता है टेलर का, उससे भी पुलिस जांच पड़ताल करते करते केस का खुलासा कर देती है। लेकिन इस केस में पुलिस के पास कपड़े पे लगा जो स्टिकर होता है वो स्टिकर भी नहीं था। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस। लावारिस लाश के पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उस लाश की पहचान हो पाए। लेकिन लाश के पास एक छोटी सी पर्ची गिरी हुई थी और उस पर्ची पर लिखा था डॉक्टर साहब बांदा। देखने से ऐसा लगा पुलिस को कि ये पर्ची जो है इस मरने वाले व्यक्ति के कपड़े में से ही गिरी है, जेब में से। पुलिस ने उस पर्ची को संभाल करके रख लिया और लाश का जो है फोटो वगैरह खींचने के बाद और अपने तरीके से पहचान करवाने में जुट गए। सोशल मीडिया और गुमशुदा लोगों की डिटेल और बाकी सारी चीज़ें पुलिस जांच पड़ताल उधर करती है, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पाती। उधर फोटो वगैरह खींचने के बाद पुलिस लाश का जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस आदमी की मौत जो है गला दबाने से हुई है। गला घोंट करके उसकी हत्या करी गई है। पुलिस जो है, अब जो पर्ची लिखा हुआ था डॉक्टर साहब बांदा, दिलीप डॉक्टर साहब बांदा, अब पुलिस की एक टीम जो है बांदा पहुंच गई और बांदा में सभी डॉक्टरों से पूछताछ करने लगी इस बारे में कि कोई ऐसा है जो उस लाश को पहचानता हो। डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब के आसपास के लोग कैसे भी करके बस उस लाश की पहचान करवानी थी। पुलिस के लिए अभी सबसे पहली चीज़ यही थी। और एक टीम जो है बांदा में गुमशुदगी लोगों की डिटेल जो है, जो लोग गायब हुए थे वो डिटेल खंगालती है। कानपुर में भी डिटेल खंगाली जाती है गुमशुदा लोगों की, लेकिन गुमशुदा लोगों की डिटेल खंगाली गई उसमें से कोई भी डिटेल इस लाश के साथ मैच नहीं किया। अब जो डॉक्टर साहब को जो लोग खंगाल रहे थे, जो लोग पूछताछ के लिए जो पुलिस की टीम गई थी, वो लोग, पुलिस की टीम जो है तकरीबन 100 से भी ज़्यादा डॉक्टरों से इस बारे में पूछताछ करी। फोटो लेकर के पुलिस की टीम घूम रही थी, लेकिन कोई भी इस लावारिस लाश को पहचान नहीं पा रहा था। इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस की टीम आरतरा बबेर रोड पर पहुंचती है। आरतरा बबेर रोड पर पहुंचने से पहले पुलिस सैकड़ों पुलिस वालों से इस बारे में पूछताछ कर चुकी थी। जब यहाँ पर पहुंची, डॉक्टर साहब से ही बात यहाँ पर भी करनी थी पहचान करवाने के लिए, तो डॉक्टर साहब के पास ये लोग पहुँचे। तो इस दौरान डॉक्टर साहब के ऑफिस के ठीक बगल में एक राम प्रसाद चौरसिया की दुकान थी और पुलिस की टीम इनसे भी मुलाकात कर लेती है। और राम प्रसाद चौरसिया बताते हैं कि ये दिलीप चौरसिया हैं, इनके भाई हैं और पिछले कई महीनों से गायब हैं। और गायब क्या कहें, कई बार ऐसा भी हो चुका था कि दिलीप चौरसिया जो है घर से कई कई महीनों के लिए निकल जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो राम प्रसाद चौरसिया को लगा कि इस बार भी कहीं पर वो गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, तो इसके वजह से इस पर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। पुलिस में शिकायत, गुमशुदगी और ऐसा कुछ उन्होंने इसके वजह से नहीं किया। तो पुलिस के लिए तो पहला कदम जो था लाश की पहचान करना वो तो हो गया। अब ये था कि आखिर में हत्या किसने की। गला घोंट करके दिलीप चौरसिया की हत्या करी गई थी। तो हत्या करने की जब वजह पूछी गई राम प्रसाद चौरसिया से तो उनके पास इसका कुछ जवाब नहीं था कोई खास। अब ये पूछा गया कि आखिर में हत्या कौन कर सकता है, वजह क्या हो सकती है। इसके बारे में पुलिस गहराई से जांच पड़ताल करी तो पता चला कि दिलीप चौरसिया जो है एक शिवशंकर नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपये उधार दिए हैं।
उधार दिए थे और वापस मांग रहे थे, लेकिन शिवशंकर पैसे वापस नहीं कर रहा था। अब पुलिस शिवशंकर के पास जाकर के इस बारे में पूछताछ करती है, तो शिवशंकर कहता है कि पैसे तो वो लिया है, लेकिन हत्या वो नहीं किया है, हत्या करने से वो इनकार कर गया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इस दौरान पता चला पुलिस को कि शिवशंकर का भाई है एक सुशील। पुलिस उससे भी इस बारे में, इस संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए पहुंची। तो शिवशंकर और सुशील से जब पुलिस बातचीत करी, तो बातचीत में, इन दोनों के बातचीत में पुलिस को शक हो जाता है। और जब पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक हुआ, तो पुलिस घटना वाले दिन यानी कि 14 और 15 नवंबर की रात के दरमियान ये घटना हुआ था 2022 में। उस टाइम पे 14 और 15 नवंबर की रात शाम, उस समय के दरमियान इनकी लोकेशन क्या थी, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करी। तो पता चला कि घटना वाले दिन रात के समय जबकि घटना है ये, उस समय इनकी लोकेशन घटना वाली जगह के आसपास ही थी। अब पुलिस एक तरह से 90% क्लियर था कि अब यही लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस इन दोनों के हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद सुशील और शिवशंकर ये दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, 50,000 रुपये जब दिलीप कुमार से वो लिए थे, वो दोनों दिलीप चौरसिया से, तो पैसे वो वापस मांग रहा था। अब पैसे वापस मांग रहा था, पैसे इन लोग के पास थे नहीं या फिर देना नहीं चाहते थे। तो इन लोग को लगा कि अगर दिलीप चौरसिया को जान से मार दिया जाए, क्योंकि दिलीप चौरसिया को कोई खास जान, मतलब रोने गाने वाला या फिर कोई खास ऐसा था नहीं कि जो उनकी जांच पड़ताल करता या कुछ ऐसा। तो इन लोगों ने सोचा कि दिलीप चौरसिया को जान से मार देते हैं और पैसे वापस फिर नहीं देने पड़ेंगे। दिलीप चौरसिया के आगे पीछे कोई ऐसा रोने धोने वाला है नहीं। ये लोग 14 नवंबर के दिन रात के समय ये लोग दिलीप चौरसिया को बहला फुसला करके कानपुर ले जाते हैं, वहां पर दारू पिलाते हैं और फिर गला घोट करके मार देते हैं। उधर दिलीप चौरसिया के भाई रामप्रसाद चौरसिया को लगा कि किसी काम के सिलसिले में दिलीप चौरसिया कहीं बाहर गए हैं। रामप्रसाद चौरसिया को कुछ ऐसा लगा नहीं कि दिलीप चौरसिया के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इधर शिवशंकर और सुशील ये दोनों कानपुर लेकर के आए दिलीप चौरसिया को और फिर दारू पिला करके गला घोट करके फिर हत्या कर दी। दिलीप चौरसिया अपने पास मोबाइल नहीं रखते थे और आईडी के तौर पे भी उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी ऐसा था जिससे उनकी पहचान हो सकती थी, शिवशंकर और सुशील ये दोनों उनकी जेब से निकाल लेते हैं सारा सामान। लेकिन जब दिलीप चौरसिया के जेब से ये लोग, शिवशंकर और सुशील, जो जेब में जो सारा सामान था, जो कुछ भी था, वो निकाल रहे थे, इस दरमियान पर्ची जो है, जो दिलीप डॉक्टर साहब बांदा जिस पर्ची पर लिखा था, वो पर्ची वहीं पर गिर जाती है और सुशील और शिवशंकर ये दोनों उस पर्ची के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब कानपुर छोड़ने के बाद ये लोग आटरा बबेरा रोड, यहाँ के रहने वाले थे बांदा के, और कानपुर छोड़ करके चले जाते हैं। तो इनको लगा कि दिलीप चौरसिया मोबाइल रखता नहीं है और घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि दिलीप चौरसिया किसी काम के सिलसिले में बाहर गए। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएंगे, तो इसके चक्कर में घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाएं। और फिर वही पर्ची जो है सबूत के तौर पर, पुलिस उसी पर्ची के बदौलत जांच पड़ताल करते करते आखिरकार इन हत्यारों तक पहुंच गई और एक तरह से उसी पर्ची की वजह से एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ। और पूरे जब केस की तहकीकात और इतना सारा जो पुलिस ने किया था, कड़ी मेहनत और जांच पड़ताल शिद्दत से, उसके लिए पुलिस कमिश्नर ने जो खुलासा करने वाली टीम है उनको इनाम देने का ऐलान किया है। और अभी ये केस जो है चर्चाओं पर है कि आखिर में पुलिस की टीम कैसे एक पर्ची से, जिस पर डॉक्टर साहब बांदा लिखा हुआ था, उस पर्ची से एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। तो ये एक सराहनीय कार्य है पुलिस के लिए, अच्छा है। तो इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।